6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 5 सितंबर को इन सीटों के लिए वोट डाले गए थे। जिन सीटों के लिए वोटिंग हुई थी उनमें उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, झारखंड की झुमरी, पश्चिम बंगाल की धूपगिरी, त्रिपुरा की बोक्सानगर और धनपुर और केरल की पुदुपल्ली सीटें शामिल हैं। इन चुनावों को इंडिया और इंडिया गठबंधन की पहली लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। इनमें घोसी विधानसभा सीट के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। और सनातन धर्म पर विवादित बयानों का सिलसिला थमता नहीं नजर आ रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएम के नेता ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना घातक बीमारी से कर दी है। इसके पहले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना बीमारी से की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को घेरा है। उन्होंने कहा कि नफरत के गठबंधन के घमंडी नेता सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उदयनिधि नम्र थे जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह खत्म करने की जरूरत है। मलेरिया और डेंगू के साथ ना तो नफरत की भावना जुड़ी है और ना ही उन्हें सामाजिक अपमान माना जाता है। पहले कुष्ठ रोग और हाल ही में एचआईवी को नफरत की निगाह से देखा जाता था। जहां तक हमारी बात है, सनातन धर्म एक ऐसी बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए जो एचआईवी और कुष्ठ रोग की तरह एक सामाजिक कलंक है। श्रीमान राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती सामान है वे घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं। एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहां सो रहे हैं। जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। आप देश को बताइए, क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं? क्या घमंडिया गठबंधन के नेताओं को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और कांग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों है? और सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही दिल्ली और चेन्नई पुलिस के आयुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की भी मांग की गई है। इधर कश्मीर में आतंकवाद पर बड़े प्रहार की तैयारी हो रही है। सीमा पार बैठे आतंकियों की इस तरफ पड़ी संपत्ति अटैच की जाएगी। इसमें 4200 लोगों की सूची तैयार की गई है। आतंकियों को पनाह देने वाले भी इस कार्रवाई की जद में आएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर यह सबसे बड़ी चोट हो सकती है। पुलिस का कहना है कि उन सैकड़ों आतंकियों की संपत्ति अटैच की जाएगी जो बीते 30 साल से पाक अधिकृत कश्मीर से काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत पाकिस्तान के स्थानीय आतंकियों को भगोड़ा करार देने के साथ हुई है। जो मुल्क के, वतन के, कौम के लोगों के गद्दार हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के पनाह लेके बैठ गए, जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले शामिल थे। अभी उस पार से बैठ के दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिशें करते हैं। उनका डाटा भी तैयार कर लिया गया है। चंद रोज पहले डोडा रेंज के अंदर ऐसे जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करी गई है। उनकी प्रॉपर्टीज की जब्ती, उनको भगौड़े करार देना। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुफिया विंग ने 4200 स्थानीय आतंकियों की सूची तैयार की है जो 1990 से पाक अधिकृत कश्मीर में है। सूत्रों के मुताबिक इनकी संपत्ति का ब्यूरो रेवेन्यू विभाग और रजिस्ट्रेशंस के आईजी के साथ साझा किया गया है ताकि कोई भी संपत्ति बेची या किसी और के नाम ना की जा सके। पुलिस उन लोगों की संपत्ति भी अटैच कर रही है जो इन्हें पनाह देते हैं। कभी आतंकवाद का गढ़ माने जाने वाले सोपोर में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वो आतंकियों को पनाह ना दे। हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता और आवाम से केवल एक अपेक्षा है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए। बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे। 2010 में 300 से ज्यादा आतंकी सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत पीओके से भारत लौटे थे।
लेकिन माना जाता है कि अब भी करीब 4000 पाक अधिकृत कश्मीर में ही है। पुलिस का यह फैसला कि जो यहाँ के स्थानीय मिलिटेंट यूके में हैं उनकी संपत्ति को भी अब जब्त किया जाएगा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया। सितंबर के महीने में पड़ रही गर्मी ने मई जून में पड़ने वाली गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में सितंबर में सामान्य तापमान से करीब 5 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसकी मुख्य वजह धरती का बढ़ता तापमान और अल नीनो इफेक्ट भी एक वजह है। देहरादून की सड़कें सन्नाटे में डूबी है। सितंबर की गर्मी से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ये अल नीनो का असर है जो आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। अल नीनो में देखिए बिल्कुल जो मानसून के जो प्रभावित करता मानसून को, तो उसमें से एक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एनसो रहता है। अभी तो वीक कंडीशन में ही है, लेकिन आगे इसके और इंटेंसिफाई होने की संभावना है और जब तक एंड ऑफ द ईयर होगा तो तब तक ये और भी जो है इंटेंस हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। देहरादून में 1 सितंबर को ही तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले कुछ दिनों में ये और बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि इस साल करीब 50 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। 1974 में यहाँ 4 सितंबर को 36.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। वैसे 2020 में भी 21 सितंबर को 35.7 डिग्री सेल्सियस जा चुका है तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर के बाद ही मॉनसून के लौटने की उम्मीद है। 3-4 दिन चले गए हमारे सितंबर के, तो इसमें भी बारिश की एक्टिविटी एका दुका जगहों को छोड़ के कोई बारिश की एक्टिविटी मिली नहीं है। तो काफ़ी उससे हिसाब से देखेंगे तो कम है, बिल्कुल कम है। और टेम्परेचर जो बारिश नहीं होने की वजह से फिर वो जो है बढ़ेंगे। इस समय तो ऐसा तो नहीं है कि जो है टेम्परेचर है, अगर रेनफॉल एक्टिविटी नहीं तो काफ़ी समर के जैसे ही फिर पहुँचने शुरू होते हैं वो जो है, ठीक है। और नॉर्मल की भी बात करें तो इस समय अगर देखें तो जो है 2 से लेकर 4 डिग्री तक जो है नॉर्मल से ऊपर है। लेकिन मामला अभी की गर्मी का नहीं है। ये बदला हुआ मौसम हिमालय पर भी असर डालेगा। कि जो हमारा हिमालय है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर हुआ करता है। तो ये जो क्लाइमेटिक फिनोमेना एल नीनो हो गया, ये हो गया, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे इन चीजों पे पड़ता है और ये आपको नजर आएगा। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं। यही वजह है कि सितंबर के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक अल नीनो का भी प्रभाव मान रहे हैं, जो कि हिमालय क्षेत्र के लिए खतरा बन रहा है। अगर इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा तो हिमालय क्षेत्र में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या हो सकती है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। मुंबई में दही हांडी उत्सव की खूब धूम दिखाई दी। बड़ी संख्या में युवकों की सैकड़ों टोलियां शहर भर में घूमकर ऊंचाई पर लटकाई गई मटकी फोड़ इनाम जीतने में जुटी रही। इस पर्व में राजनीतिक रंग भी छाया रहा। सत्ता में शामिल बीजेपी और शिवसेना नेताओं ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया और लाखों के इनाम बांटे। कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही मुंबई में फिर से वरुण देवता की कृपा हुई और सुबह से दिन भर बारिश जारी रही, लेकिन गोविंदा टोलियों का जोश बना रहा। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा रोड में हर गली, नुक्कड़ और मैदानों में दही हांडी फोड़ते घूमते रहे। कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं, लेकिन जोश में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। दही हांडी के इस उत्सव में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हर साल की तरह दादर में महिला गोविंदा टोलियों ने मटकी फोड़कर उत्सव की शुरुआत की। हमारे पास तो अभी 70 लड़कियां हैं, मतलब वुमेन्स और लड़कियां 70 है। तो सभी 70 लड़कियां इसमें भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे? हाँ सर, लड़कियां, महिलाएं, सब लोग। हाँ, बच्चे भी है उसमें। अच्छा, बच्चे भी हैं। मुंबई में दही हांडी उत्सव देखने के लिए और जो गोविंदा हैं जो ऊपर चढ़कर मटकियां फोड़ते हैं, उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन उन्हें गिरते हुए देखते हैं। हर बार लोग सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो सफल होते हैं उसके पीछे की क्या मेहनत होती है और कैसे ये पूरी व्यूह रचना बनाई जाती है, कैसे 7 और 8 मानव पिरामिड बनते हैं, कितने महीनों की उनकी अभ्यास होता है। गोविंदा मंडल है, ब्लू
जो है कि नीली जर्सी पहने हुए हैं। दरअसल ये नीचे अभी हैं, एकदम पहला थर है और पहले जो नीचे जो लोग रहते हैं वो सभी मजबूत कद काठी के लोग रहते हैं। और इस तरफ अगर देखें तो ये देखिए एक लाइन बनी हुई है, कतार से खड़े हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो एक एक करके ऐसे ऊपर चढ़ते हैं एक दूसरे के कंधे पे होते हुए और 7 से 8 मानव पिरामिड बनाते हैं। दही हांडी उत्सव में ऊंचाई पर बधी मटकी को फोड़ना आम जनता को रोमांचित करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे युवकों की मेहनत और महीनों का अभ्यास होता है और जान जाने का खतरा भी। जोगेश्वरी ईस्ट से है, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर से। हम 12 साल से गोविंदा खेलते हैं। इस टाइम हमारा 9 खेलने का प्रयास है। अगर 8 उतरते तो हम 9 का प्रयास। आपने 8 बनाया यहाँ पर? 8 बनाए यहाँ पे। कितने महीने की प्रैक्टिस की आप लोगों ने? हमने 2 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने लोग लगते हैं इसमें एक टोली में? 200 से 300 लोग ट्राई में खेलने का। पहली बार जब गिरे कुछ लोगों को चोट भी आई। ये खेल है, चोट तो लगती रहेगी, तो चोट से डर के नहीं होएगा। युवकों के उत्साह में राजनीतिक रंग भी छाया रहा। सत्ता में शामिल बीजेपी शिवसेना ने मुंबई और ठाणे में कई बड़े आयोजन किए और लाखों के इनाम भी रखे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या आणि दहीहंडीच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। इस परिवर्तन की हांडी में अगर बहुत अच्छा लगा, मुंबई में भी आने वाले दिनों में हमें परिवर्तन करना है। मुंबईमध्ये एक परिवर्तन येत्या काळामध्ये आपल्याला घडवायचं आहे। एक देश एक चुनाव की तरफ केंद्र सरकार के कदम जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं और महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों को लगता है कि लोकसभा के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं और यही वजह है कि दही हांडी उत्सव के इस मौके पर राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने का कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ और मेरे सहयोगी सुनील सिंह के साथ मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।